नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। मजदूर दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। ये एपिसोड हमने स्पेशल मजदूर दिवस के लिए हमने आज के लिए रखा है, क्योंकि आप देखते होंगे पूरे संसार में मजदूर के बगैर कोई भी काम नहीं होता। चाहे वो शीश महल बनाए, चाहे वो सड़क बनाए, चाहे वो खेत खलिहान जो भी है, तो उनके लिए आज मजदूर दिवस है। तो मजदूर दिवस पर किस प्रकार के देश में कानून बने हैं, किस प्रकार से मजदूरों पर जो है संस्थाएं काम करती है, किस प्रकार से मजदूरों पर जो है और भी लोग जो है काम कर रहे हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ बहुत सारे आज अतिथि जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनके बारे में जानें, उनका दुख दर्द क्या है, उनकी संवेदनाएं क्या है, क्यों किस प्रकार से वो अपनी चीजों को वो अपने दर्द को वो झेलते हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में किस प्रकार से कितने सारे मजदूर जो है बेघर हो चुके हैं, कितने लोगों को जो पैदल यात्रा मीलों तक जाना पड़ा। तो इन्हीं चीजों को लेकर मजदूर दिवस में हम जानेंगे क्या कोरोना काल में कोई सरकार ने कोई ऐसी मजदूरों के लिए नई व्यवस्था बनाई है, आदि बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जेडी चौहान, सचिव विधानसभा शिमला, आम आदमी पार्टी के ये सचिव है। सिग्नल की दिक्कत है, जुड़ पाएंगे तो हम आपको मिलाएंगे। और जीवन नेगी जी, अध्यक्ष वर्कर यूनियन करछम मंगतू बासपा सिट्टू यूनियन के, जिनको आप देखते होंगे हर वक्त मुद्दों जो है, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो किसान के हो, चाहे मजदूर हो, सबको जो है वो उनके जो है आवाज उठाते रहते हैं। और साथ में वीरू श्रेष्ठा, अध्यक्ष मूल प्रभा अखिल भारतीय नेपाली एकता समाज भावानगर के, वो जो भी हिमाचल में हमारे किन्नौर में जितने भी नेपाली आते हैं, उनके जानेंगे कि उनकी क्या क्या दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ता है। और श्री हरविंदर सिंह, अध्यक्ष है समाज उड़ान समाज किन्नौर से, ये अपनी बातें रखेंगे कि उड़ान समाज सेवा जो है मजदूरों के लिए क्या काम करती है। और साथ में ठाकुर सिंह नेगी चगांव से है, जो एक पेशे से जो है मिस्त्री है, और जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि लोकल लोगों को ही मजदूरी देना और उनको ही प्रोत्साहन करना। चलिए, हमारे साथ अतिथि जुड़े हैं, उनको हम मंच में लेकर आते हैं। जीवन सर, आपका मंच में स्वागत है जी। नमस्कार सर। सबसे आपने पहले तो समय मैं आपका निकाला हमारे किन्नौर के लिए, सबसे पहले तो हमारे मैं आपका किन्नौर के लिए धन्यवाद समय करना निकाला, चाहता हूं। हमारे पेज के लिए समय निकाला। और आपके लिए मजदूर दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामना। धन्यवाद जी। सबसे पहले अब तो मैं वैसे भी आपको हर धन्यवाद मुद्दों करना पर, चाहता हूं जी कि जी, आपने मुझे आपके मंच पे बुलाया। और मैं आपकी जो आपने ये जो चैनल खोला है एमसीएन, ये एक सराहनीय है। जो आप यहाँ के लोगों को, यहाँ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के लोगों को जन जन तक ये पहुंचा रही है, यहाँ की समस्याओं को सामने रख रहे हैं, ये आप बधाई के पात्र है। मैं चाहता हूँ कि आप और आगे बढ़े। हमारी सहयोग आपके साथ है, हमेशा रहेगा। जी धन्यवाद सर। ये किन्नौर का पेज है, किन्नौर के लिए ही काम करेगा और किन्नौर के मुद्दों को आगे लेकर जाएगा। आपका प्रशंसनीय काम रहता है मजदूरों के प्रति, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हो या आउटसोर्स के वर्कर हो या कंपनी के वर्कर हो, आप आवाज उठाते रहते हैं। चलिए, आज इस अवसर पर आपको बधाई और आपके मजदूरों को बहुत बहुत बधाई एमसीएन पेज की ओर से। हम अन्य अतिथि को मिलाते हैं। जी धन्यवाद सर। वीरू सर, नमस्कार जी, आपका स्वागत है एमसीएन पेज में। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। आप आपका बहुत बहुत अध्यक्ष हो धन्यवाद। मूल प्रवाह आप अध्यक्ष हो मूल प्रवाह अखिल भारतीय नेपाली एकता समाज भावानगर के। आपका मंच में स्वागत है। मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई आपको सर। आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। आपको भी सर। इस आपके इस मंच में मुझे हमारे समूह संगठन को के लोगों को जो आपने मौका दिया है, उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद जी। जी, हम जानते हैं 40-50 हजार के करीब जो है मजदूर जो है नेपाली किन्नौर में आते होंगे, उनको क्या क्या परेशानियां रहती है, किन किन दिक्कतों से सामना करना पड़ता है, क्या क्या शिकायतें आपके पास आती है, उन चीजों को जानेंगे। हमारे साथ जुड़ने वाले थे अतिथि, उनके बारे में हम फिर बताएंगे। और अतिथि को हम आपके पास लाते हैं। अरविंदर जी नमस्कार, आपका एमसीएन पेज में स्वागत है।
आपकी माइक म्यूट है। अच्छा, तो नमस्ते सर। तो सबसे पहले आप सभी को श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक बार फिर से हमारे को मौका दिया। और जितने भी आए अतिथिगण, आप सभी को उड़ान समाज सेवा की ओर से प्यार भरा नमस्कार। जी जी, धन्यवाद हरविंदर जी। हम जानना चाहेंगे कि आपने जो है उड़ान समाज के सेवा के द्वारा मजदूरों के प्रति क्या क्या आपने सोचा है, इस बारे में भी हम जानना चाहेंगे। क्या क्या आपका एक आगे टारगेट रहेगा। चलिए हम अन्य अतिथि से मिलते हैं। नमस्कार सर जी, ठाकुर सिंह जी, आपका मंच में स्वागत है जी। ठाकुर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? माइक ऑन करें। जी जी जी, नमस्कार जी, आपका एमसीएन पेज में स्वागत है। आपका आवाज मेरा नहीं। चलिए, आपकी आपकी सिग्नल की दिक्कत होगी। हम अन्य अतिथि से और मिलते हैं, अगर कोई जुड़ते हैं तो। जेडी जी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ जीवन जी, आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने वाले थे पीएस वर्मा जी, जो लेबर ऑफिसर रामपुर के थे। उनकी सिग्नल की दिक्कत है, सिग्नल की वजह से जुड़ नहीं पा रहे थे। और साथ में हमारे साथ जुड़ने वाले थे जेडी चौहान, सचिव विधानसभा आम आदमी पार्टी के, तो उनकी भी सिग्नल की दिक्कत आ रही है। चलिए अगली बार फिर एपिसोड में लेकर आएंगे, क्योंकि मजदूरों की समस्या है तो एक दिन खत्म होने वाली नहीं, ये तो कई जमाने से चल रहा है। तो सबसे पहले हम कुछ एक छोटी सी क्लिप दिखाएंगे, वीडियो क्लिप। उसमें आपको पहला समझना है, उसके बाद हम आगे क्या परिचर्चा करेंगे सर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम भगत नेगी किन्नौर से छोटी सी रचना आप लोगों के समक्ष आज लेकर आया हूँ। मैं मजदूर हूँ। हाँ, मजदूर दिवस पर आप सबको सबसे पहले हार्दिक बधाई। ये रचना अच्छी लगे तो जरूर प्रतिक्रिया करें। मजदूरी से पेट पलता, मेरा रोज घर चलता, मैं ना कभी कमाऊं तो मेरा घर भूखा मरता, सुबह उठकर चाय रोटी सिर्फ खाता। हाँ, मजदूरी से पेट पलता, मेरा रोज घर चलता, मैं ना कभी कमाऊं तो मेरा घर भूखा मरता, सुबह उठकर चाय रोटी सिर्फ खाता। मजदूरी मिले जब तब पेट भरकर खाता। हाँ, जब मजदूरी मिले जब पेट भरकर तब खाता, लोगों का वजन उठाकर उनके घरों को रोशन करता। हाँ, लोगों का वजन उठाकर उनके घरों को रोशन करता। कोई मजदूरी ठीक देते, कोई मजदूरी काट देते। हाँ, कोई मजदूरी ठीक देते, कोई मजदूरी काट देते, फिर भी रोज सवेरा मजदूरी की खोज में जाता। हाँ, फिर भी रोज सवेरा मजदूरी की खोज में जाता। हाँ, मैं मजदूर हूँ दुनिया को चलाता हूँ, शीश महल भी मैं बनाता हूँ और राजमहल भी। हाँ, मैं मजदूर हूँ, दुनिया को मैं चलाता हूँ, शीश महल भी मैं बनाता और राजमहल भी। पूरी दुनिया मुझसे चले ये ना कोई समझे। हाँ, पूरी दुनिया मुझसे चले ये ना कोई समझे, बस मैं मजदूर हूँ, भूखा बिलखता इस संसार का मजदूर हूँ। हाँ, भूखा बिलखता इस संसार का मैं मजदूर हूँ। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें। जी, ये छोटी सी रचना थी, इसी पर हम सवाल करेंगे। जीवन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको छोटी सी रचना में देखा कि ये मजदूर जो है क्या कहते हैं, एक आलीशान महल से लेकर जो हर चीजों में काम करता है, चाहे वो पनडुब्बिया हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे सड़क हो, चाहे महल हो। कहने का मतलब हर जगह मजदूर जो है काम करता है। लेकिन आपको मजदूर की आवाज उठाने के लिए, उनको काम करने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। क्यों सरकार ने मजदूरों के प्रति एक नियम नहीं बनाया? मजदूरों के प्रति उन्होंने एक सख्ती से क्यों नियम नहीं बनाया कि बार बार आप लोगों को आवाज उठानी पड़ती है, हमें ये दो, हमें वो दो, हमें ऐसा करो। अब देखते होंगे कंपनी में 12-12, 15-15 साल पीआरडब्ल्यू में रखते हैं और हमारे को कम से कम वेतन में रखते हैं। तो ऐसी ऐसी नौबत आती क्यों है सर? क्या कारण है? क्या सरकार मजदूर को मजदूर वर्ग ही बनाना चाहती है, मजदूर को उठाना नहीं चाहती है?
आप प्रतिक्रिया करें सर। सर मैं सबसे पहले तो सभी जो जितने भी हमें देख रहे हैं, हमें लिंक कर रहे हैं, वो उनको मैं मजदूर जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं क्रांतिकारी उनको सलाम करना चाहता हूं। और दूसरी बात, जो कविता आपने लिखी है सर वो सराहनीय है। वो एक ऐसी कवि लिखी है आपने, कविता लिखी है, पोएट्री, जो मजदूर के साथ गुजरता है, मजदूर को छूता है। आप सही कहते हैं कि क्यों रहता है सर, एक पॉलिसी बनी है, कानून बनी है, श्रम कानून बना है जो 44 श्रम कानून है, उसके अधीन हम मजदूर सुरक्षित रह सकते हैं। हम मजदूर, जो मजदूरों के लिए बना हुआ जो कानून है, जो उद्योगपति है, पूंजीवाद है, उसको इम्प्लीमेशन नहीं करती। वजह यह है कि जो भी एमओयू या कुछ भी बनता है या प्रोजेक्ट लाइन खेलता है, इसमें सरकार की बहुत बड़ी रोल होती है। आपने जो कविता लिखी है, मजदूर बिलखता है, रोता है, भटकता है, वो अपने दिहाड़ी के लिए जाता है, तो ये चीजें, ये शोषण, ये मजदूरों के साथ होता आ रहा है और होता रहेगा। तो एक जो हम कहते हैं कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, जो हमारे ऊपर जो शोषण हो रहा है, जो शोषित हो रहे हैं, मजदूर शोषित हो रहा है, वो आज मजदूर का मजदूरी रह रहा है। तो इसलिए हमारी एक लड़ाई है। हमने मुहिम छेड़ी, आज की बात नहीं, बहुत पहले से ही हमने इस मुहिम को छेड़ा है। हमारे साथ बीरू जी बैठे हैं, बीरू जी को मैं सबसे पहले लाल सलाम करना चाहता हूँ। इन्होंने भी मुहिम छेड़ी थी, पहले कॉमरेड थे, अभी भी इनकी विचारधारा कॉमरेड ही है। तो मैं एक कहने का मतलब ऐसा है, यहाँ शोषण होते आ रहा है और होता रहेगा जब तक मजदूर जागेगा नहीं, मजदूर अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, तो ये शोषण तो होता रहेगा। हर चीज बना हुआ है, वेज एक्ट बना है, बोनस एक्ट बना है, ये सारी चीज होने के बावजूद कई ऐसी कंपनी है जो आज तक भी इम्प्लीमेशन नहीं करती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के अंदर लगभग 3000 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगे हैं, जिसमें से 2 इतने बड़े बड़े महंगा प्रोजेक्ट है, 1500 मेगावाट, 1000 मेगावाट। जो 1000 मेगावाट कच्छ मंगतू है, 1500 मेगावाट नाथपा जाके, उसके बाद 300 मेगावाट बासपा सेकंड है। इसमें आज आप देखेंगे यहाँ पर 2 तरह के मजदूर काम करते हैं। एक तो ऑन रोल डायरेक्ट कंपनी के रोल में काम करता है, एक एलसी कार्ड पे काम करता है, लेबर कार्ड के काम करता है। तो आज दिक्कत क्या आती है हमें, जब ये प्रोजेक्टें बनी, जब ये प्रोजेक्टों का जो भी एग्रीमेंट बना, हमारी जो सरकारों की नाकामियां थी, हमारी सरकारों ने एमओयू जरूर बनाए हैं, उसमें एमओयू बनाने के बावजूद उसको इम्प्लीमेशन नहीं करवाया उन्होंने। आज दुख की बात है, हम कच्छम वंगतू को लेके चलते हैं, कच्छम वंगतू के अंदर एमओयू बना है, आरआर प्लानिंग के थ्रू बना है, सब कुछ बना है, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है यहाँ के लोगों को, जो ये प्रोजेक्ट प्रभावित क्षेत्र के लोगों को आईटीआई करवा करके, उनको स्किल करा के उनको नौकरी देनी है। इस पे लिखा हुआ है, और सिर्फ एमओयू ही बन के रहा। सन 2009 में जब हम यहाँ आए, इस कंपनी को हमने ज्वाइन किया, तो हिमाचल प्रदेश का जो न्यूनतम जो वेतन था, वो वेतन भी लागू नहीं हुआ था जेपी कंपनी में। हमने कई राजनीतिक नेताओं से मिले, उनसे बातचीत की, इस चीज को सामने रखा। ये चीज होने के बाद कुछ सुधार आई, सुधार आने के बाद हमने आंदोलन छेड़ा, आंदोलन छेड़ने के बाद हमने यहाँ पे जितने भी लैंड लूजर थे इफेक्टेड एरिया के, उनको सबको लगभग हमने ऑन रोल स्टॉप कर दिया। जो पहली जो हमारी जो स्टाफ की जो लड़ाई थी, सन 2012 में लड़ी गई थी, उस टाइम प्रोजेक्ट के अंदर 2200 कुछ लोग काम करते थे। उस वक्त हमने 368 लोगों को ऑन रोल स्टॉप करा दिया सन 2012 में। जो हमारी एकता थी, हमारी मेजोरिटी के कारण ये चीज कंपनी को झुका करके हमने ये चीज कर लिया। उसके बाद ये लड़ाई आगे चलती गई, बढ़ती गई। 2015 में हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिसमें किसानों ने भी हमें साथ दिया। उसमें हमें इतना कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि मतलब कोई सम्मानजनक समझौता नहीं था। हम जानते हैं, क्योंकि वो जेपी का एक यही चीज था कि क्राइसिस वाली बात थी, क्राइसिस हो गया, डूबने वाली बात थी, प्रोजेक्ट भेजने वाली बात थी। इस वजह से वो इतना मतलब कि सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ, कि सिर्फ हम अपने वर्कर्सों को बचाने लग गए। हमारे 410 वर्कर्सों को हमने बचाई नौकरी। उसके बाद हमारी एग्रीमेंट बनी सन 2018। सन 2013 के बाद स्टाफ में बैन लग गया था, जैसा कि कोई स्टाफ नहीं होगा। सन 2013
2013 से लेकर जो हमारी जो हुई थी, जो स्टाफ की जो हमारी जो आंदोलन के बाद एक एग्रीमेंट बनी थी 15 में, 3-3 साल की एग्रीमेंट बनी थी, जो 18 में दोबारा हम बैठे, उसके अंतर्गत हमने दोबारा से संघर्ष करके, जब उस टाइम टेक ओवर JSW ने इस कंपनी को लिया था, हमने उससे 5 साल बाद दोबारा से हमने स्टाफ करने की पूरी प्रक्रिया जारी की और हमने कुछ भी करके लड़ झगड़ करके हमने यहाँ स्टाफ का एक दोबारा से दरवाजा खोला। जो पहला स्पेल हमारा जो पहला समझौता था, हमने 40 लोगों को स्टाफ करना था, जिसमें से जो 18, 19, 20 ये 3 सालों में करना था, हमने 30 लोगों को स्टाफ किए। 30 लोगों को स्टाफ किए, 10 लोग अभी करने हैं, वो अभी प्रोसेसिंग में है। 30 लोगों में से जो 17 लोग डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के हमने स्टाफ में किए, 17 लोग डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के स्टाफ में से किए हमने। और जो हिमाचल 12 लोग जो है अपने हिमाचल प्रदेश के थे, एक सिर्फ MP यूपी का है। तो ये अभी 10 लोगों को और करना है और ये 10 लोगों का एक प्रक्रिया जारी है, ये भी जल्दी अभी जस्ट हाल में इसको निकालेंगे। उसके बाद हमारा दोबारा एग्रीमेंट जो खत्म हो गया है, उस पर समझौता होना है। हमने COD दी है मैनेजमेंट को, एक मीटिंग हो चुकी है। सर ये तो कच्छम मोंगतू के अंदर की बात कर रहा हूँ। आज कच्छम मोंगतू का जो मजदूर है अच्छे से ठीक से रहता है। आज हम डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में सिर्फ कच्छम मोंगतू की बात नहीं, आपका टिटोंग से लेकर, टिटोंग थंगी के अंदर है, वहां से लेकर आपका नीचे रुपी वाला प्रोजेक्ट, आप शोरंग प्रोजेक्ट, और जितने भी छोटे हैं, आस्था हो गया, APA हो गया, APHL, DLI, वहां पर भी जितने भी लेबर लॉज का वायलेशन होता है, उस वायलेशन को रोककर वहां पर लेबर लॉज जो लागू कर दिया, सेफ्टी से लेकर उनका HRA से लेकर पेमेंट से लेकर हमने रिवाइज की है। वहां पर भी अभी हमारी लड़ाई जारी है। कोविड-19 की वजह से हमने लास्ट ईयर कोई ऐसा काम नहीं किया, ऐसा कोई वो नहीं किया। सारे कोर्ट, सारे LO ऑफिस बंद थे। हमारे 3 प्रोजेक्टों का अभी विचाराधीन है, LO के पास पड़ा है, वो चिट्ठी LO साहब की ट्रांसफर हो गई है, ये दोबारा सीधे से चलेगा। और हम इन जितने भी मजदूर हैं, इनके साथ हम इंसाफ करने देंगे। जब तक हम खड़े हैं, हम लड़ते रहेंगे, हम लड़कर ही हासिल करेंगे, क्योंकि कंपनी या कोई देता नहीं है, इसके लड़कर ही हासिल किया जा सकता है। जी बिल्कुल सत्य कहा। मैं भी 10-15 साल जो है JP कंपनी में रह चुका हूं और मैंने उस समय के हालात देखे। लेकिन जब से आप आए और आपने एक मुहिम चलाया और आप लोगों के संगठन और CTU संगठन के सौजन्य से जो है बहुत सारे हिमाचल के किन्नौर के जो स्थानीय जो है मजदूर थे, आप बहुत बेनिफिट मिला। उस समय से लेकर उस समय को देखते हुए आज के टाइम में हमारे वहाँ मजदूर जो कार्य कर रहे बेहतर है। चलिए, हमारे साथ यहाँ वीरू श्रेष्ठा जी बैठे हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ मनोज जी, अपने सॉरी राम भगत जी, हमें सबसे बड़ी खुशी ये होती है, हमने करछम वंगतू के अंदर एक पॉलिसी लागू की है, जो GTL पॉलिसी है, नेचुरल डेथ पॉलिसी। ना गवर्नमेंट सेक्टर में ना कहीं भी नहीं है। जो नेचुरल, जो दैनिक भोगी के लिए जो नेचुरल डेथ पॉलिसी होता है सर, वो कहीं भी नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में कोई मर जाता है, अगर कर्मचारी भी मर जाता है, हार्ट अटैक से या कुछ भी मर जाता है, घर में जाता है, लीव पे जाता है, मर जाता है, तो उसे भी सिर्फ ग्रेजुइटी दिया जाता है। बिकॉज हमने वो काम किया, हमें आज फकर होता है। हमने GTL हमारे मजदूर साथियों के डेड बॉडी को रोक करके, पूरे जाम करा के ये चीज हमने लागू कर दिया कि अगर हमारा मजदूर वो LC का हो, लेबर कार्ड का हो, चाहे उसे हार्ट अटैक आ जाए, चाहे उसे कुछ भी होता है, जो नेचुरल डेथ हो जाती है, उसे हम 5 लाख रुपए उसे दे देते हैं। और दूसरा, अगर वो तो है एक्सीडेंटल केस तो है, उसमें भी कम मात्रा में पैसा था, उसको भी हमने बढ़ा दिया है। और अगर कोई एम्प्लॉय रेगुलर का जाता है तो नेचुरल डेथ पॉलिसी में हम 12-22 लाख रुपए दिलाते हैं। ये मुहिम छेड़ा है, हम लोगों को दिला भी चुके हैं। जिनकी हो गई है आकाश जैसे हत्या मतलब हुई है, उनको हमने दिलाया भी है पैसा। तो ये चीज ये हमें एक फकर करती है कि आज हिमाचल प्रदेश की बात करता हूं और अपनी स्टेट की बात करता हूं, गवर्नमेंट सेक्टर, इवन गवर्नमेंट सेक्टर में ये पॉलिसी आज तक नहीं है। ये सर जी बिल्कुल बेहतरीन प्रयास है, क्योंकि मैं आप लोगों का संघर्ष जितने भी उसको देखता रहता हूं। आप लोगों का प्रयास यूं ही आगे चलता रहे। अतिथि महोदय हमारे साथ बैठे हैं वीरू जी, आपका बचपन यहीं निकला है? जी सर, मैं वैसे हिमाचल में ही, मेरा बचपन हिमाचल में ही और मेरा पढ़ाई लिखाई भी हिमाचल में हुआ है।
मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे, इसी कारण से मेरा सारा कुछ लालन पालन यहाँ की सारी जो भी जानकारी यही की है। मेरा नेपाल से मेरा थोड़ा सा दूर का रिश्ता है जी। अभी इतना जितना मैं यहाँ का हूँ उतना ही नेपाल का, जितना नेपाल का हूँ उतना ही यहाँ का भी हूँ जी। 2 मिनट के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के जो अतिथि है श्री जेडी चौहान जी, ये सचिव है आम आदमी पार्टी हिमाचल विधानसभा के, तो इनसे भी हम जानेंगे। चलिए वीरू सर, पहले हम आपसे सर आपका स्वागत है जी आपका एमसीएन पेज में। चौहान जी, थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत बहुत आज आपने बधाई समय निकाला मजदूर दिवस पर आप सभी को और मजदूरों को भी। जी 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 सर, आपसे हम आपने बुलाया, हम आपके जी हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में आपके चैनल में जोड़ा, और वो भी मजदूर दिवस के दिन। जी जी सर, आम आदमी आप सभी पार्टी को जो बहुत है, बहुत बधाइयाँ। जी सर, आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में एक अब अपना अस्तित्व बना रही है, तो इस वजह से हमने सोचा कि मजदूरों पर आपकी क्या राय रहेगी। चलिए हम आपसे सवाल करेंगे। पहले हम यहाँ हमारे अतिथि महोदय वीरू जी से जानना चाहेंगे। वीरू सर जी, आपकी जन्म एक हिसाब से या आपकी यहीं पर ही आपकी जो है सारी जीवन निकल रही है। अब आप जो है यहाँ पर जो अध्यक्ष मूल प्रभाव अखिल भारतीय नेपाली समाज एकता के भावानगर में, और पूरे किन्नौर के जितने भी मजदूर आपके पास आते हैं, नेपाली के हो सकता है आपके पास रजिस्ट्रेशन नोट कराते भी होंगे। एक चीज ये बताएंगे कि यहाँ नेपाली जो मजदूर है, जो कंपनियों में काम करता है या फिर जो गांव में काम करता है या सड़कों में काम करता है, कंपनी में तो थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो गांव में काम करा, तो क्या सरकार की ओर से कुछ बेनिफिट मिलता है, जैसे तेल पानी, जैसे आपको मैं बताता हूँ, राशन पानी लकड़ी तेल गैस, इस चीज पर कोई सरकार अलग से काम करती है जो बाहर से आए नेपाली मजदूर, खासकर विदेशी? नहीं सर, ये हिमाचल सरकार या स्थानीय प्रशासन की तरफ से तो जो नेपाली मजदूर जो बाहर से नेपाल से आते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो भी मूलभूत सुविधाएं से उनको वो पहले से ही वंचित हैं। और जैसे कि आप राशन कार्ड और अन्य सुविधाएं को तो छोड़िए, जैसे वेतन लेन देन में कोई कमी कसर ठेकेदारों से नहीं मिलना, या किसी किसानों से उनका पैसा वेतन रुकना, उसको छोड़िए। इनकी तो बातें क्या करें, लेकिन जैसे मूल जो मेन चीज है इंसान को, उसका वह है स्वास्थ्य। जैसे नेपाल से आने वाले मजदूर या माइग्रेंट जैसे नेपाल से यहाँ पर आते हैं, उनके लिए जैसे यहाँ पर आयुष्मान कार्ड मिलता है लोगों को, उस प्रकार से उनको जैसे छोटे मोटे बीमारियों से चाहे वो जैसे मर्जी अपना लड़ लेंगे, लेकिन जैसे बड़ी बीमारी हो, जैसे हार्ट का पेशेंट हो या कोई किडनी का पेशेंट हो या कोई लिवर डिजीज हो जाए, या जैसे 2-2.5-5 लाख रुपए जैसे खर्च जिन बीमारियों में खर्च आता है, उन चीजों से लड़ने के लिए वो बिल्कुल असहाय है। और उन यदि किसी नेपाली मजदूर को इस प्रकार की बीमारी लगती है, वो निश्चित रूप से मरते हैं। ये हम लोगों ने कई केसों में देखा है, और कई जगह पे हम जहां पर हमारी पहुंच है हम लोग पहुंचते हैं, उन लोगों को हम पैसा चंदा उठा के भी इलाज कराते हैं। लेकिन कई ऐसे मैक्सिमम 75% लोग ऐसे भी हैं बेचारे जिनको हमको जानकारी तक भी नहीं होता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो आयुष्मान कार्ड है उसी प्रकार से जो जैसे आने और जाने वाले, जैसे सेब किसी सीजन में आते हैं 6 महीने में चल जाते हैं, उनको छोड़ के जो लगभग ज्यादा दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं, उन लोगों को ये आयुष्मान कार्ड जैसे या आयुष्मान कार्ड या वैसे ही अलग किसी और तरीके के उससे उनको सहूलियत देना चाहिए। मेरी प्रार्थना है जी। और साथ में छोटे ठेकेदार व गांव में जितने भी कार्यरत मजदूर हैं, उनको हम लोगों ने पिछले दिनों में काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा। यदि जब किसी गांव में कोई नेपाली मजदूर मर जाता है तो उनको इंश्योरेंस से वंचित रहना पड़ता है, या छोटे मोटे ठेकेदारों के पास काम करते हैं तो वो भी इंश्योरेंस से महरूम रहना पड़ता है। मैं प्रशासन से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि चलो बाकी जैसे राशन कार्ड हो गया,
अन्य जो मूलभूत सुविधा है उनको भी आप मद्देनजर रख के उसकी भी कुछ सहयोग करें। और साथ में इंश्योरेंस जैसे जो मुद्दे हैं, ये जो कि हमको बार बार से प्रशासन व आम पब्लिक के साथ हमारा टक्कर पड़ जाता है। हम कितने मुसीबत के साथ में पब्लिक और अपने नेपाली समुदाय को कैसे बचाते हैं। 1984 से हमारा संगठन भावनगर में है। किन्नौर एरिया में 1984 से हमारा जो भावनगर का जो मूल प्रवास समाज है वो उनको देख रेख करते हैं जी। और हम अपने तरफ से पूर्ण कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई जो पब्लिक है, स्थानीय समुदाय है, स्थानीय लोग हैं, वह ऐसे लोगों के साथ आपस में टकराव ना हो, बल्कि हमें बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, खासकर से ये इंश्योरेंस के मुद्दे से। धन्यवाद जी। जी हमारे अतिथि महोदय यहाँ आम आदमी पार्टी के मैं जानना चाहूंगा, आदरणीय चौहान सर, मुझे ये बताएंगे कि सरकार ने ऐसी नीति क्यों नहीं बनाई है जो मजदूर कहीं गांव में पलायन करता है, चाहे वो नेपाल से आता हो, चाहे बिहार से आता हो, चाहे यूपी से आता हो। सबसे पहले राशन, लकड़ी, पानी की सुविधाएं हो, राशन की सुविधा हो, गैस की सुविधा हो, मिट्टी तेल की सुविधा हो, लेकिन यहाँ पर बगैर राशन कार्ड के इनको सुविधा मिलती नहीं है। जैसे अगर लकड़ी भी लाएंगे तो लकड़ी पर भी रोक है, ये लकड़ी नहीं ला सकते क्योंकि फॉरेस्ट वाले रोक देते हैं, जैसे न कैसे गुजारा करते हैं। लेकिन सरकार ऐसा कोई नियम क्यों नहीं बनाती कि यहाँ जब कहीं भी मजदूर जाता हो तो वहां पर आम आदमी की तरह सारी फैसिलिटी मिले। चौहान सर। देखिए जनाब, सरकार ने तो मजदूर वर्ग की बात ही नहीं है, और भी वर्ग है जिन वर्गों को कुछ हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ भी करना उचित नहीं समझा है, किसी भी वर्ग के लिए नहीं। मजदूर, जहां तक मजदूर वर्ग की वो है समस्या है, ये हर मजदूर वर्ग है, बिहार से, यूपी से, इंडिया के किसी भी भाग से है, चाहे नेपाल से है, इनकी तो बहुत ही दुर्दशा है। आपने कोरोना काल में देखा होगा क्या हाल हुए। इनको घर बेचारों को अपने उस पैसे से अपनी गाड़ियों के माध्यम से जाना पड़ा, वो भी लॉकडाउन में, भीड़ भड़ाके में। तो इस तरीके से हमें नहीं लगता कि मजदूरों के लिए कुछ ये कर पाई है सरकारें। हिंदुस्तान में, पूरे देश में है, हिमाचल प्रदेश में तो है ही, पूरे देश में मजदूरों की बहुत दुर्दशा है। यहाँ पे एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो सब व्यक्तियों को, हर वर्ग के लोगों को सुविधाएं मिलती है, वो मजदूर वर्ग को भी मिलनी चाहिए। वो चाहे मिट्टी तेल है, गैस है, या कोई भी राशन है, इसमें राशन कार्ड देने चाहिए। जब ये हमारे स्टेट में रह रहे, हमारे देश में रह रहे काफी सालों से नेपाल वाले, हमारी तो आर्थिक स्थिति ही इन पर डिपेंड करती है। हम बागवान हैं, बागवानों की आर्थिक स्थिति इन पर डिपेंड करती है। घर में हर काम करने के लिए सक्षम है, मेहनती लोग है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मजदूर वर्ग के लोग हिंदुस्तान में जिस भी जगह में है, हिमाचल में रहते हैं, किसी भी स्टेट में रहते हैं, तो उनको पूरी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार अभी तक असफल रही है इन मूलभूत सुविधाओं में देने के लिए। चौहान जी, आपकी सरकार जो है हिमाचल में एक अब सत्ता के उसमें आई है, और मजदूर वर्ग को क्या, अन्य वर्ग के लिए, सबके लिए आई है। तो क्या अगर भविष्य में खुदा ना खास्ता कहेंगे, क्योंकि मुश्किल लगता है कि इतना जल्दी आम आदमी पार्टी का हिमाचल में विस्तार होगा, अगर भविष्य में हुआ तो क्या आप मजदूरों पर, चाहे वो बाहर के हो चाहे किसी के भी हो, तो आप एक सरल जो है नियम बनाएंगे ताकि वो आसानी से रोटी पानी जो है खा सके, अपना गुजर बसर कर सके? देखिए, हमारी जो पॉलिसी है, जो दिल्ली में हमारी पॉलिसी है, वही हिमाचल में हमारी पॉलिसी रहेगी। दिल्ली में मजदूरों के लिए हर सुविधा मिल रही है, जो आम आदमी को मिलती है वही दिल्ली में सुविधाएं मिल रही है मजदूर वर्ग को। तो हम हिमाचल प्रदेश में दिल्ली की पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। वो चाहे जिस वर्ग, जैसे बिजली पानी है, स्वास्थ्य है, और आपके शिक्षा है, मजदूर वर्ग को भी वही सुविधाएं मिलेगी जो आम आदमी को, हर आदमी को भी मिलती है, हिमाचलियों को। हमारी ये पॉलिसी रहेगी मैक्सिमम। हम चाहेंगे कि मजदूर वर्ग को भी एक अच्छी दिहाड़ी मिले, अच्छा इनको गुजर बसर हो, इनका अपने बच्चों को पाल सके, क्योंकि ये भी एक देश के नागरिक है, इंसान है। इनको भी उतना ही हक है जीने का, अपने बाल बच्चों को शिक्षा देने का, जितना हम सब लोगों को है। इनके साथ शोषण क्यों होता है? कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, इनके साथ शोषण होता रहा है हिमाचल प्रदेश में खास करके।
हिंदुस्तान में भी यही हाल है। अमीरों को अमीर बनाते जा रहे हैं, गरीबों को गरीब बनाती जा रही है सरकार, वो चाहे हिमाचल की है, चाहे देश की है, जी मोदी सरकार है, जी चाहे जी जयराम की है, जी चाहे सर, कांग्रेस की सरकार है। रोकता हूं आपको। जीवन सर जी, आपके लिए एक प्रतिक्रिया आई है, आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि नमस्कार जी, खासकर मोहन जी है, मोहनलाल जी है, पहले सिट्टू में थे, अब जो है व्यवसाय करते हैं। तो नमस्कार जी, खासकर किन्नौर जिले के अंतर्गत अप्रवासी श्रमिकों के लिए अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, उनके हक को मद्देनजर रखते हुए बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके लिए कोई अलग से नीति लाए जाए यहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए। तो जीवन जी, थोड़ा सा इस पर आप प्रतिक्रिया देंगे आप? जी, ये जो हमारे पास जो मजदूर है, हमारे पास दो तरह के, एक प्रोजेक्ट लाइन में काम करता है, एक हमारे घरेलू उसमें आ जाता है। क्या है कि जो हमारे गांव में मजदूर काम करने आता है, चाहे वो प्रवासी है, चाहे वो नेपाल का है, चाहे बिहार का है, वो कंटिन्यू नहीं करता जी, वो उसका वो समय निश्चित नहीं होता है, वो लॉन्ग टाइम तक काम नहीं कर सकता है। उसका यही होता है कि सीजन टाइम में काम करना है, उसने सीजन टाइम में काम करना है, उसने 2-3 महीने किन्नौर के अंदर काम करना है, उसके बाद उसको जाना है। अगर वो लंबे समय तक हमारे यहाँ पे काम करेगा, उसके लिए पॉलिसी फ्रेम होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। हमने पॉलिसियां बनाई हैं। हमारे पास जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ऐसे बाहर के लोग थे जो जिनकी जो अचानक मृत्यु हो गया, उसके भी हमने रोककर 2 लाख रुपए तक दिलाए। अब आज के डेट में कोविड के चलते हुए, जो कोरोना के चलते हुए, सरकार से हम मांग क्या कर रहे हैं? सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि प्रति व्यक्ति को 1 महीने का 10 किलो का राशन और 7,000 रुपया उसको महीने का वेतन दे। सरकार के जब से कोविड-19 चला 22 मार्च से लेकर, हमारी यही आवाज है। आपने देखा होगा कोविड के टाइम में हमारे जो मजदूर थे, चाहे प्रवासी जिधर के भी थे, वो सारे पैदल कैसे तैसे वो पहुंच गए। मतलब कितने कितने हमारे मजदूर मर गए। आपको ये भी आप यकीन नहीं करिए, 14 करोड़ लोग, 14 करोड़ मजदूर जो है ना बेघर हो गए, जो बेरोजगार हो गए, नौकरियां चली गई उनकी। सरकार ने इस पर कोई पॉलिसी नहीं बनाई। सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर रहो। अरे कब तक आत्मनिर्भर रहे? आज के डेट में आप देखो, शिमला के अंदर, कुल्लू के अंदर, मंडी मनाली के अंदर होटल वर्कर्स है, होटल मजदूर आज भी भूखा है, होटल मजदूर आज भी जूझ रहा है, होटलें बंद है, उनकी रोजगार कहां से चलेगी? आज हम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि पॉलिसी बने, हर मजदूर के ऊपर पॉलिसी बने, चाहे वो पार्ट टाइम के लिए आता है, वो परमानेंट के लिए आता है, परमानेंट के लिए है, सुविधा है, ईएसआई तक है उनके लिए बना हुआ। पर किन्नौर में भी हम लागू करेंगे जो ईएसआई, जो अपना मेडिकल सुविधा है, ये हमारी चली है। कोविड के चलते हम इसको फास्ट ट्रैक पे नहीं ला पाए हैं। तो ये चीजें होना चाहिए। हमने तो आज नहीं, हमने तो जब ये मनमोहन सिंह की जो सेकंड गवर्नमेंट बनी, जब नव उदारवादी नीतियां लाई, तब से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मजदूर के लिए लड़ रहे हैं। जो आज के डेट में तो जो मोदी सरकार आई है, आज तो मोदी सरकार वही काम कर रही है जो आज जो 1800, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, क्यों मनाया जाता है मजदूर दिवस? मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई 1886 में, 1 मई 1886 में अमेरिका के शिकागो के अंदर मजदूरों ने एक मांग, मजदूर यूनियन ने एक मांग रखी थी कि जो 12-14 घंटे से घटा करके 8 घंटे की हमें समय, मतलब काम करने का समय हो। क्योंकि हमें ऐसे देश थे जो पूंजीवाद और सरकार मिल करके वहां के मजदूरों को, जिसकी काम करने की अवधि 14-14, 12-12 घंटे थी, वो उसके लिए मजदूरों ने आंदोलन किया था। उस आंदोलन में शिकागो के होमलेटो शहर में गोलियां चली, हमारे मजदूर मर गए, मजदूरों ने शहादतें दी वहां, हमारा झंडा वहां से लाल हुआ। वहां से कैसा हुआ? मजदूरों के खून से लथपथ कपड़ों को फाड़कर झंडा बना के आगे बढ़े। तब जाके पेरिस में, आपने याद रखना, पेरिस के अंदर 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद सम्मेलन का ऐलान किया गया था। उस अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद के ऐलान में यह क्या कहा गया, शिकागो के अंदर जो हमारी मजदूरों ने शहादत दी, उसके लिए आज ये मजदूर दिवस मनाया जाएगा। तो आज जो है पूरे देश में, यानी इंटरनेशनल लेवल पे मजदूर दिवस मनाया जाता है। आज वही समाज दोबारा मोदी सरकार वापस ला रही है। आपको बताना चाहता हूं, हमारे पूर्वजों ने लड़ करके, और यही जो मई दिवस हमारे देश में ये मई दिवस मनाया था, 1 मई 1923 को शुरुआत की थी। उसमें हमारी पार्टी थी भारतीय किसान मजदूर पार्टी होया करती थी।
उन्होंने देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर 1 मई 1923 को शुरुआत की थी, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे बनाती है। आज जो मोदी सरकार, जो आज बोलता हूँ, जो मोदी सरकार जो हमारी जो 44 जो श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड में ला रही है, उससे कोई मजदूर नहीं बचेगा। क्योंकि दिखती बात है, वो जो 4 लेबर कोड लाया है वो पूंजीपति के पक्ष में है। उसमें हायर एंड फायर जैसे कानून है, फिक्स टर्म जैसा है, आज आप इलेक्ट्रिशियन है तो आज का काम आपको है, 10 दिन आपको घर में बैठना है। ये ऐसे चीजें ला रही है मोदी सरकार। आपने देखा होगा कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। हम चाहते कि इस कानून को रोकने के लिए। अभी आपको पता होगा कि देश में 4 राज्यों ने ये कानून लागू कर दिया। इन्होंने महीने को दिन में बदल दिया, इसको 1000 दिन बना करके इन्होंने कानून लागू किया। आपका शिवराज सिंह सरकार ने, गुजरात की सरकार ने, यूपी की सरकार ने, इन्होंने ये चीज चालू कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, जो 100 दिन का 1000 दिन बनाया, मतलब कि 3 साल में जितने भी उद्योग, जितने भी फैक्ट्रीज लगेंगे, इन पे लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कि लेबर लॉ लागू नहीं होगा। उसमें जो भी होगा पूंजीपति के निर्णय पे, जो भी उद्योगपति है जो उसके निर्णय पर ही होगा। और ऐसे कानून है जहां 300 से नीचे वर्कर्स होगा तो उसकी छटनी होगी। ऐसे कानून आ रहा है। तो हम यहाँ पॉलिसी नहीं बना पाए कोई भी। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इतने वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी राज्य सरकार भी करने के लिए तैयार थी, हमने पीछे आंदोलन किया, इसलिए स्टे लगाए। हो सकता है नेक्स्ट सेशन में ये लगाएगा। तो हम तो लड़ रहे हैं। आज मजदूर दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं है। और रामगढ़ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर सारे मजदूर, प्रवासी मजदूर, चाहे यहाँ की मजदूर, 36 लाख से ऊपर मजदूर वर्ग काम करती है। 36 लाख से ऊपर ये देश बनाती है, किसान और मजदूर बनके। ये बिल्डिंग, ये जो आपने कहा, ये चीज आज भी वो कई चीजों से वांछित है। जस्ट किन्नौर के अंदर में हम 6 प्रोजेक्टों के अंदर काम कर रहे, छोटे मोटे जुड़ा करके। आज तक कुछ प्रोजेक्ट ऐसे कि जहां पर हम ईपीएफ काटने में सक्षम नहीं रहे हैं। क्यों? कोरोना के चलते हम उसको रोक नहीं लगा पाए। हमें मीटिंग किया तो डिजास्टर एक्ट का ब्यौरा दिया जाता है। तो ये करके हम अभी कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पर ये चीजें करना बहुत जरूरी है। सेफ्टी से लेकर, ईपीएफ से लेकर, पेमेंट स्लिप से लेकर, आपका जॉब कार्ड से लेकर, ये चीजों से वांछित है। आज यहाँ पर कोई भी मजदूर सुरक्षित नहीं है। तो हम इसको चाहते कि एक ऊंचे उस पर ले जा करके और आगे लड़ाई लड़ करके हर मजदूर को हक मिले, चाहे वो पार्ट टाइम के लिए हो, चाहे रेगुलर टाइम के लिए हो। इसके लिए हमें लड़ना है और लड़ रहे हैं हम। जी सर, समय का भी ध्यान रखें, घंटे का एपिसोड है। यहाँ पर हमारे साथ बैठे उड़ान समाज सेवा के जो हरविंदर जी, अभी तक के आपने प्रतिक्रिया सुनी हमारे राजनीतिक दलों की भी और हमारे जो समाज सेवक जो है वीरू जी की भी। तो आप थोड़ा अपना प्रकाश डालेंगे। आपने अनुभव किया होगा कि बगैर जो बाहर के जो मजदूर आते हैं उनको सुविधाएं क्या मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मजदूरों के बगैर हम असमर्थ है। सबसे पहले तो आप सभी को उड़ान समाज सेवा की ओर से नमस्कार। और आप सभी को पता है आज किन्नौर दिवस भी है, तो सबसे पहले किन्नौर दिवस की हार्दिक बधाई। जी बधाई जी। तो अभी तक आप सभी का सुना मैंने, तो क्योंकि आपको पता हमारी संस्था फील्ड वर्क पे ज्यादा एक्सपीरियंस करती है, क्योंकि अभी अलग अलग पार्टी के बैठे हुए, अलग अलग समुदाय से बैठे हुए। तो सबसे पहले तो किन्नौर के निर्माण या राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा योगदान होता है मजदूरों का। कोई भी अगर राष्ट्र अगर कुछ ऊंचाई पे पहुंचता है तो मजदूरों की वजह से है, क्योंकि पूंजीपतियों ने वो कार्य नहीं करना होता है जो कार्य मजदूर करते हैं। जैसे आप सभी को पता है ताजमहल बना हुआ है, अब उसमें नाम उनका आता है जिसने बनाया। अब वो उनको नहीं पूछा जाता भी जिसने उधर अपना खून पसीना बहाया। तो आप सभी समझ सकते हैं। तो रही बेसिक जो हमारे किन्नौर की बात रही, तो किन्नौर में भी कई प्रकार के मजदूर है। कई लोग कंपनी में करते हैं काम, तो कई लोग ऐसे जो कि घरेलू है, जो घर पे कार्य करते हैं, वो भी एक प्रकार से मजदूर है। तो जो आपकी कंपनी है उनके पास तो जॉब का उनका इतना होता है कि भाई आपके महीने की पेमेंट तो आ ही जाती है कुछ ना कुछ करके। और जो हमारे पास घर के मजदूर है, तो क्या उनके पेमेंट अगर उन्हें काम मिले तभी वो पूरा उनकी पेमेंट आ सकती है। अगर उन्हें काम नहीं मिले तो वो क्या करेंगे? आपको इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल बेरोजगारी जो हमारा बढ़ रहा है वो काफी बढ़ चुका है। और जितने भी लोग बेरोजगार हो रहे वो मजदूरी पे डिपेंड रहते हैं। अब ये भी संभव नहीं है कि सारे लोग को मजदूरी दिया जाए। अब कहीं जो लोग करते हैं अब उनका भी फिक्स नहीं होता है भाई 2 दिन करे, 4 दिन करे, साल करे। क्योंकि साल का जो हमारा 1 साल होता है उसमें भी
वो अपने परिवार को देखे या बच्चे को देखे। यदि उनको काम मिलता है तो सब कुछ सही चलता है, यदि काम मिलना बंद हुआ तो आप सभी सोच सकते भी क्या स्थिति हो सकती है, खाने के तक वांदे पड़ सकते हैं। ये बहुत विषय है। तो जितनी भी हमारे पास जो भी पार्टी है, तो आप सभी कंपनी को छोड़ के आप सभी स्थानीय मजदूरों को भी ध्यान में रखें। और रही किन्नौर की बात, किन्नौर में कई लोग आज भी बेरोजगार है ना, उनके पास कोई भी काम है और उनके पास मजदूरी करने के लिए भी है नहीं, क्योंकि उनके पास रोजगारी नहीं, तो मजदूरी किस में करेंगे, अलग अलग फील्ड में कहाँ करेंगे मजदूरी, वो भी नहीं है। तो मेरा तो एक हमने बहुत कुछ साल के मतलब शायद 2019 जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन बना था, तो उस टाइम हम एक वीडियो निकाली थी जिसमें एक छोटा सा विचार था मेरा कि जो हमारे किन्नौर के भाई लोग हैं, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हें दिया जाए। शायद हमारे जो आनंद नेगी जी, तो शायद उन्होंने ये बात रखी होनी बाद में, क्योंकि वो खुद एक पेशे से मजदूर है। क्योंकि इसके कारण क्या होगा कि जो हमारे किन्नौर का रोजगार, जो हमारे युवा रोजगार ना होने के कारण गलत दिशा में जा रहे हैं, तो उनके पास बाहरी रोजगार ना आने की वजह से, जो बाहर के लोग ना आने की वजह से हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, चाहे वो घरेलू रोजगार हो या कंपनी में हो, कहीं भी हो। बट मेरा तो ये मानना है कि बाहर के लोगों को जरा रोक के तो हमारे किन्नौर के लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, ताकि उससे हमारे इकोनॉमी बनी रहे और लोगों को रोजगार मिलता रहे। और सबसे बड़ा मैं योगदान आपको होता है आपको रोकता हूँ। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है, बाहर के जो मजदूर भी जरूरत है। आप सेब सीजन में पेटी ढोएंगे महोदय जी? आप बताएंगे मेरे को। ये नहीं, वही तो बोला था मैं, जो हमारे से यहाँ के मजदूरों से होता है उनके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दो। जो काम बाहर के मजदूर से नहीं होता तो वो आप कर सकते हैं। मान लो जो बड़े काम बड़े यहाँ के टावर, मजदूर करता है देखिए मैं बाहर आपको, से। बड़े बड़े टावर लगे हैं, सुनिए, बड़े बड़े टावर लगे, 13-13 मीटर के पोल है, हमारे लोकल उठा सकते हैं, लेकिन सामर्थ्य नहीं रखते। हमारे लोकल ऐशो आराम है, यहाँ पे सब फसल है, हर चीज की सुविधा है। मतलब हमारे लोग इतना इंटरेस्ट लेते नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, करना चाहे कर सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर वीरू जी से पूछूंगा, आपके पास एक सवाल देता हूँ वीरू जी। कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 1964 से हर तरह से, जैसे बड़े बड़े रोड खोलने हो से लेकर हर हर किराया में नेपाली, हर जगह नेपाली मजदूर ने अपना जान देकर इतिहास बनाया है। और आज डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ज्यादा शोषण नेपाली मजदूरों का हो रहा है। तो नेपाली मजदूर हर सुविधाओं से वंचित है। तो क्या ये सत्य है सर? आप सुविधाएं गिनती कराएं पहले, क्या क्या सुविधाएं से वंचित है वीरू सर? सर ऐसी बात है कि जो शोषित वर्ग और जो शोषक वर्ग है वो लगातार नेपाली मजदूरों के ऊपर हावी है, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। जो यहाँ पर जिस तबके के लोग यहाँ पर मजदूरी करने आते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा जागरूक नहीं, इसलिए वो लगातार पिसते आ रहे हैं। ये जो बात अभी आपने किसी भाई ने अभी कमेंट किया उसके आधार पे तो एकदम बिल्कुल सही है सर। जी, मैं यहाँ पर चौहान जी के पास आता हूँ बेसिक मुद्दा लेकर। चौहान जी, मनरेगा सरकार ने खोला है, कांग्रेस के टाइम का, यूपीए सरकार का है, बहुत बेहतरीन प्रयास रहा है, मनरेगा के द्वारा लोगों को रोजगार मिल रहा है। अभी जो है भारतीय जनता पार्टी, जिसे कहते हैं मोदी की सरकार, भी चला रही है, लेकिन उसमें एक 2-3 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिक्कत क्या है। जीवन सर, आप भी ध्यान से सुने। 15 दिन का जो रोजगार होता है या महीने का रोजगार होता है, जैसे दिहाड़ी लगती है, तो दिहाड़ी के पर जो 248 रुपए दिहाड़ी रखा गया है, उसके बतौर उसके ऊपर वो लोग पेमेंट नहीं कर रहे। अभी हाल ही में एक घटना हुई, जो प्रोग्रेस था, प्रोग्रेस के अनुसार काम दिया कि प्रोग्रेस कितना है काम का। तो क्या ये जायज है? 15 दिन वो लोग गए हैं और बाद में प्रोग्रेस के अनुसार वो काम देते हैं, 99 रुपए उनको दिहाड़ी आता है, ये जायज है? और दूसरी बात, सबसे पहले मनरेगा में हम देखते होंगे कि आयु सीमा नहीं है कि किस प्रकार के वहां पर लोग काम करेंगे। 90 साल का भी काम करेगा, 70 साल का भी काम करेगा, या प्रेग्नेंट लेडी भी काम करेगी, या दूध पिलाने वाली माँ भी काम करेगी। तो प्रोग्रेस कैसे आएगा? और दूसरी बात, तो क्या ये प्रोग्रेस के अनुसार दिहाड़ी देना उचित है, या फिर जो दिन का डेली होता है, जिन्होंने 15 दिन लगाया, वो दिहाड़ी दे जो 248 रुपए पड़ता है? क्या ये जायज है? सरकार अब ऐसी कर रही है कि प्रोग्रेस होगा और उसी प्रकार से दिहाड़ी बनेगा। चौहान जी, आप प्रतिक्रिया करें। देखिए नेगी जी, ये
एक केस, इस तरह का केस एक दिन हमारे पास आया था कि भाई उसके मजदूरी काट दी गई एक एवरेज के आधार पर कि एवरेज नहीं पड़ी भाई, आपका काम पूरा नहीं हुआ। तो इस तरह का केस हमारे पास भी आया था एक। लेकिन इसमें इनको खुद गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि भाई जितने दिन काम करते हैं सक्षम रखो, कुशल रखो, जो काम कर सके ना 18 से 50 साल से के बीच में रखने चाहिए। अब वहां से ऊपर के लोग वैसे ही थोड़े मैच्योर होते हैं, काम करने में सक्षम नहीं होते, तो उनको काम में नहीं लगाओ। एवरेज अगर सर लेनी है सर तो आपको सवाल खुद मैं को भी आपको तो रोकता वहां हूँ, ड्यूटी पर रहना आपको चाहिए। टोकता हूँ। एवरेज आप ध्यान से सुनिए सर, अगर रोजगार 90 साल तक को मिल रहा है, क्या दिक्कत है आपको? करने दीजिए ना। मेरा मतलब है कि नहीं तो फिर उसमें दिहाड़ी जो दो पर चीज। डे की जो दिहाड़ी है, सुनिए सर, जो पर डे की दिहाड़ी उस हिसाब से दे, ना कि प्रोग्रेस के हिसाब से। नहीं, आप बताइए देखिए ना, सर। जब कानून बनाया है, दो तरह का कानून बना दिया है। अगर आपने एवरेज लेना है, अगर आपने प्रोग्रेस लेना है, प्रोग्रेस के आधार पे तो आपको सक्षम आदमी चाहिए ना, तब तो जी आपको जी 50 और 18 के बीच के चाहिए। अगर आपने आपने प्रोग्रेस नहीं लेनी है तो आप उसके आधार पर आप किसी भी एज तक, एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। फिर अगर ये कानून जैसे पहले कानून थी वैसे कानून रहनी चाहिए। पहले पहले इसमें कोई बाइंडिंग नहीं थी, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब जो दिक्कत आ रही है, यही दिक्कत आ रही है कि मजदूरों की विरोधी सरकारें हैं, ये इन चीजों को सामने ला करके इनको बर्बाद करने के लिए तुले हुए। आप देखिए पीछे भी कोरोना काल में कितने सारे लोग बेचारे भूखे रहे, काफी दिनों तक, रात दिन दिन तक पैदल चलते रहे। तो ये सरकार जो है ये मजदूर विरोधी है। ये सरकार मजदूरों के खिलाफ बिल्कुल भी, मजदूरों के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक कि ये मनरेगा की बात है, मनरेगा में तो अब ये पंचायत सेक्रेटरी है, एक इनका एक सहायक होता है, टेक्निकल सहायक होता है। ये लोग खुद तो काम पर जाते नहीं है, एवरेज देखने जाते हैं। एवरेज या उनकी वो देखेंगे कितना काम किया, प्रोग्रेस देखेंगे। तो वहां पर जो इनके रिश्ते नाते के लोग हैं उनको कॉपरेट करते हैं, बाकी लोगों को ये कॉपरेट नहीं करते हैं। इसमें ये बहुत वो दुविधाएं हैं, क्योंकि सरकार को इस पे स्टेप लेना चाहिए। सरकार को इस पे एक मतलब कानून बनाना चाहिए, जैसे पहले था। पहले भी तो कानून था मनरेगा का, जब शुरू हुआ था मनमोहन सिंह जी के टाइम में, जब मनरेगा शुरू हुआ तो उसमें तो कोई बाइंडिंग नहीं थी, किसी तरह की विरोधाभास नहीं था। आज मोदी को क्या तकलीफ है? मोदी सेंटर की गवर्नमेंट से चलता है मनरेगा, तो सर मैं आपको रोकना इनको क्या चाहता तकलीफ हूं, है? यहाँ मैं आपको क्या रोकना दिक्कत चाहता है? हूं। ये सरकार सबसे बड़ी किसी चीज की है, ओर ये सुनिए, मोदी सरकार, चौहान ये सर, अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है, चौहान सर मजदूरों आपको की मैं सरकार नहीं रोकना है। चाहता हूं। आप चौहान सर, आपको मैं रोकना चाहता हूं। सरकारें किसी की भी रही हो, चाहे मोदी की, चाहे यूपी की, चाहे किसी की हो, सब आपकी भी आएगी तो आप भी ऐसे ही करेंगे। मैं यहाँ जीवन जी के पास जाऊंगा। जीवन जी, क्या प्रोग्रेस के हिसाब से जो मजदूरी तय करेगी मनरेगा में, या फिर जो दिन का जो लगता है हाजिरी, उस हिसाब से मनरेगा में दिहाड़ी होनी चाहिए? जी सर, ये ऐसा है, जो मनरेगा ये बना है, ये मनरेगा जो भी सरकार ने बनाया, यूपीए बनाया चाहे बनाया, ये ऐसा बनाए कि आजीविका के लिए बनाया है। इसमें कोई उम्र तय नहीं है, कोई ना जी इसमें 35 साल भी करेगा, 80 साल का भी करेगा। ये आजीविका के लिए, खाने के लिए बनवाया है, जी इसके लिए जाएगा। इसमें कोई कानून या पॉलिसी नहीं बनी है। तो इसमें जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूं, जो ये बोल रहे हैं, जो पेमेंट अभी जो आप बोल रहे हैं कि उसका एवरेज के हिसाब से, ये अभी हाल ही में केस आया है। हमने बीडीओ निचार को चिट्ठी दी है। ये जो है बाबा नगर सूरा के अंदर हो गया है, 3 दिन पहले की बात है। हम खुद जाके वहां पर बैठक करके, मीटिंग करके हम आ गए। उसका हमने चिट्ठी दिया है बीडीओ साहब को, हमने 7 दिन का टाइम दिया है, क्योंकि इसमें एवरेज के हिसाब से नहीं होगा, दिहाड़ी नहीं काटा जाएगा इसमें। ये कई लॉज नहीं है, कई कानून नहीं बना है। ये तो आजीविका के लिए सरकार ने खोला है, क्यों लोग जिए अपने उस पर खड़े हुए हैं। हम उस पर भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि इनको इसका कार्य बढ़ा के 120 दिन बनाया जाए। हम तो पिछले टाइमों से लड़ रहे हैं, पर सरकार सुनती नहीं है। अब रही दूसरी बात, मनरेगा में हमने लास्ट ईयर से ही काम किया। मनरेगा में हमने सबसे पहले यांगपा सेकंड के अंदर जो मनरेगा मजदूर थे, वो सेक्रेटरी और पंचायत में चिट्ठी देने के बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिल रहा था। उन्हें वहां पर एक मतलब
लगभग 6 महीने से जॉब से वांछित रखा था। हमने जाकर वहां पर हमने वीडियो के ऑफिस जाकर वीडियो को घेर करके वहां पर 100 लोगों का रोजगार खोल दिया। और यही किस्सा निचार के 12 गांव में हो गया, जिनके 90 दिन होने के बावजूद भी उनको श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। हमने उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई, उनके कार्ड बनाया, अब जाके वो लेंगे जो बेनिफिट्स है, जो स्टाइपेंड है, जो लेना देना है वो अभी जारी कराएंगे। बाकी जो ये मुद्दा बोल रहे हैं आप, जो बोल रहे हैं कि ये इसको एवरेज के उसमें, इसमें कहीं भी किसी भी लॉज में नहीं लिखा है कि ये एवरेज के आधार पर इसको दिया जाएगा या एब्सेंट, या ये नहीं है। आप उसमें मस्ट्रोल चढ़ता है, उसका अलग ही वो है। इसको एक आजीविका के लिए दिया है सरकार ने, इसमें कोई उम्र की लिमिटेड नहीं है। आदमी ने काम करना है और अपना रोजगार वहीं से निकालना, जुटाना है। तो ये जो सरकारें है, ये जो सरकार है, ये सरकार नहीं चाहती है कि किसी को ऐसा खाली पीली बिठाकर खिलाने को। इसके लिए संघर्ष करना जरूरी है। जब ये बनाया है तो किसी भी संसद में बन के तैयार हो गया है, तो आज इस सरकार को क्या दिक्कत आ रही है कि किसी का अटेंडेंस काटना, किसी का पेमेंट डिटेक्शन करना, ये गलत है। हमारी इसमें आंदोलन चलेगी। अभी हमने 7 दिन का मात्र वीडियो बाबानगर को चिट्ठी दी है, वो हमारा अभी उस पर है। हम 7 दिन के बाद इसका रिजल्ट बताएंगे कि क्या वजह था कि क्यों काटा गया। जी सर। जी बहुत बेहतरीन 1 घंटे का एपिसोड है। और आज आपके पास पहले जीवन सर, आपके पास ना पहले कुछ डीजे बज रहा था मजदूरों पर, अगर थोड़ा सा वो गाना बजाते तो थोड़ा माहौल बन जाता है यहाँ पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम जी लगा जी देंगे। हम दो मजदूर दिवस पे मिनट के लिए सबको कोई ऐसा शुभकामनाएं देना सुनाए, चाहते हैं। 2-3 मिनट सुनेंगे हम, क्योंकि आज मजदूर बिल्कुल सर। दिवस है। आप लोग मजदूर दिवस मना रहे थे, सबसे पहले तो उनके लिए हम सल्यूट करते हैं। जी है तो जरूर जी सुनाए। है सर, अभी करते हैं। जी झंडा लाल हमारा है, मजदूरों का नारा है, झंडा लाल हमारा है। मेहनत करने वालों ने दौलत वालों को ललकारा है। मजदूरों का चलिए नारा है, ठीक है सर, ओके झंडा लाल हमारा है, मजदूरों का नारा है, झंडा लाल हमारा है। ओके सर, जीवन सर बंद कीजिए, बढ़िया है। बहुत बेहतरीन। चलिए आप लोगों का संघर्ष जो है चला रहे हैं। और मैं यहाँ पर बीरू सर से हम ये जानना चाहेंगे। सर बीरू सर, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हम अंतिम पड़ाव में हैं। उसके बाद हम जो है अपनी यहाँ विराम लगाएंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हमारे स्थानीय व्यापार मंडल से लेकर स्थानीय जो जितनी भी पंचायतें आती है उन सब को लेकर, चाहे चौकी वाले हो गए, चाहे हॉस्पिटल वाले हो, चाहे जो भी है, कि किस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए एक मजदूर आता है तो। जी धन्यवाद। यहाँ पर जो भी मजदूर, मैं सभी से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर नेपाली मजदूर आते हैं उन्हें भी बराबर का अधिकार दिया जाए। उन्हें कभी भी किसी भी तरह से ऐसा ना लगे कि वे उनको हमने दबाया है, क्योंकि आज का जो युग है कंधे से कंधा मिला के चलने का युग है। किसी को दबा के हम कभी भी अपना प्रगति नहीं कर सकते हैं। और जो संघर्ष 1 मई 1886 से अमेरिका में शुरू हुआ था, उसी संघर्ष को हम मजदूरों से प्यार करने वाले लोग उनके जो ये संघर्ष का दिया है हम चलाते रहेंगे। आगे भी, आज तक चलाते रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। धन्यवाद जी। भारत हिंदू राष्ट्र है, और जो भारत के साथ और जो नेपाल भी हिंदू राष्ट्र है, दोनों का बहुत मैत्रीपूर्ण मित्रता है। आपका मित्रता भारत के साथ यूं ही बना रहे, और आपके जितने भी जो मजदूर यहाँ पर है सकुशल रहे, उनको सारी सुविधाएं मिलते रहे। एमसीएन पेज के द्वारा हम यही कामना करते हैं। हम मिलते हैं। हरविंदर जी, आप कहते हैं कि हमारे किन्नौर में हम सबसे पहला रोजगार अपने लोगों को देना चाहेंगे, तो आप क्या पहल चलाएंगे? अपने लोगों से ही आप एक पहल चलाएंगे कि पेटियां भी हमें धोने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजों को हमें जो है अग्रसर रहना पड़ेगा अगर कोई विकट परिस्थितियां आती है। जैसे कि कोरोना काल आ गया, कोरोना काल में हो सकता है लॉकडाउन हो गया, मजदूर नहीं आए तो हमें ही उठाना पड़ेगा ना, तो क्यों ना हम अभी से आदत डाले। तो थोड़ी सी प्रतिक्रिया करें सर। तो जी इसके ऊपर प्रतिक्रिया तो यही रहेगी सर
तो जरूरी नहीं होता कि हर काम करें, परंतु जो काम पॉसिबल है वो तो कर सकते हैं। जी तो शायद किसी के जो काम हमारे से हो सकता है यहाँ के लोगों से, शायद मेरे बोलने का मतलब था कि वो काम यहाँ के लोगों को पहला दिया जाए प्रेफरेंस, और जो काम के लिए हमारे को बाहर की जरूरत पड़े तो आपको चाहते कि तब जाके बाहर के लोग करें। तो जरूरी नहीं होता कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब कि हर जगह आप उनको ही डालें। जैसे लेडीजों को फर्स्ट प्रेफरेंस बोला है तो आप जरूर सोच ना कि आप लेडीजों को हर काम में आगे डालोगे। तो थोड़ा आपको बोलने की मेंटेलिटी और समझने की मेंटेलिटी होती है कि आगे वाले ने क्या सोचा। तो और दूसरा ऐसा है कि जितने भी हमारे बाहर से मजदूर आते हैं तो स्थानीय लोगों से अनुरोध है कि आप उनके प्रति व्यवहार सही रखें, क्योंकि यहाँ से बाहर से मजदूरों के प्रति व्यवहार थोड़ा कुछ खासा नहीं रहता है, तो उन्हें थोड़ा दबाया जाता है या थोड़ा उनके साथ बदसलूकी की जाती है। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि बाहर से आए मजदूरों के साथ व्यवहार सही रहे तो अच्छा रहे, क्योंकि वो भी कुछ समय के लिए आते हैं, वो भी अपने परिवार को छोड़ के इतने दूर आते हैं ताकि वो कुछ कमा सकें। तो यही कहना चाहूंगा और आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने धन्यवाद समय दिया। जी। धन्यवाद चौहान सर जी आप लेट जुड़े और लेकिन आपके लिए स्वागत है और मजदूर दिवस की हार्दिक बधाई भी। आप कुछ और अपने अपने जो है अपने मन के अंदर धन्यवाद से जी। राजनीतिक दल को छोड़ के आप राजनीति की बात ना करके अपने मन से क्या कहना चाहेंगे मजदूरों के लिए? मजदूरों के लिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि इनको एक अच्छी पैकेज, अच्छी दिहाड़ी मिले, इनको सारी सुविधाएं मिले जो आम लोगों को मिलते रहती हैं, क्योंकि ये ऐसा वर्ग है जो कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता, मजदूर वर्ग करता है। मकान बनाने का काम है, जमीन का काम है, बाग बगीचे का काम है, किसी भी काम को या लेबर का कोई बोझ उठाने का काम है, वो यही वर्ग करता है। इसलिए इनको सबसे अच्छी पैकेज मिलना चाहिए, अच्छी दिहाड़ी मिलनी चाहिए और इनको हर तरीके से इनकी मदद होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है हिमाचल प्रदेश में तो हम इनके लिए वो सुविधाएं प्राप्त करेंगे जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, दिल्ली में होगी और हिमाचल प्रदेश में होगी। मैं आप सभी भाई लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। आज जी इस लेबर डे पर मजदूरों के दिवस पर आप सभी लोगों का धन्यवादी हूं। और हमारे भाई सीटू के भाई ने तो बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया दी है। हम इनसे सहमत हैं कि भाई ये मजदूरों के लिए लड़ते आ रहे हैं, हम भी देखते रहते हैं, हम भी यहीं राजधानी में रहते हैं तो हम हर चीज को देखते हैं कि किस तरीके से ये लोग लड़ाई लड़ते हैं। हम इनका सहयोग करते हैं और हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिल करके इनका उत्थान करें। बाकी आपका नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने नेटवर्क से जोड़ करके कुछ सुनने का मौका दिया, कुछ बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको बुलाते रहेंगे महोदय किसी न किसी विषय पर। जीवन जी आपके पास आते हैं। अभी मैं आपको एक चीज कहूंगा जीवन जी, आप लाल झंडे के नीचे काम करते हो, आपका वो काम सराहनीय, क्योंकि लाल झंडा तो कई सदियों से काम कर रहा है, लेकिन उस झंडे को अलग करके हम ये कहेंगे कि आपका निजी और आपने क्या क्या मन में सोचा है कि मैं जो है मजदूरों के लिए ये करूंगा, आपकी खुद की अपनी राय लाल झंडा को अलग करके। जी राम भगत जी, मैं अगर लाल झंडे को भी अलग करूं तो भी मेरा यही होगा, सोशल वर्क होगा, समाज सेवा होगा, मजदूरों का, इवन मजदूर नहीं। हमारे अतिथि का शायद संपर्क छूट गया है, तो चलिए वीरू सर जी आपको एमसीएन पेज में आए, आपको कैसा लगा एमसीएन पेज में आकर? बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी, आपने अपने इस एमसीएन पेज में हम लोगों को हमारे संगठन के बातों को रखने का मौका दिया। उसके लिए हमारा जो समुदाय है आपका धन्यवाद, उनकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत दिनों से हमारी भी इच्छा थी कि भी हम अपने लोगों की डिस्कनेक्ट हो गया था, अपने मुद्दों को, अपने बातों को रखने का कहीं ना कहीं मैं ढूंढता रहता हूँ। समय समय में लोग मुझे सहयोग करते हैं और मैं इस मूल अखिल भारत नेपाली एकता समाज की ओर से यहाँ उपस्थित, इस मंच में उपस्थित सभी लेबर मजदूर प्रेमियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही संसार के सभी मजदूरों को मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। जीवन सर कहिए सर आप।
सर ये थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, अगर कोई मैं बात झंडे से हटकर भी काम करूंगा तो यही काम करूंगा कि यहाँ के जो लोगों के मूलभूत सुविधाओं को लेकर के आवाज उठाऊंगा और उठाता रहूंगा। तो आज के विषय में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो इस मंच पे मुझे एक बोलने का मौका दिया। मैं और चौहान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप मुलाकात हुआ, और छोटे भाई का भी मैं सहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूँ, और भाई कॉमरेड को लाल सलाम करना चाहता हूँ। बाकी हमारी धन्यवाद आंदोलन चलते रहेगी, हमारी जी सर, आंदोलन चलते रहेगी। शोषण के खिलाफ किसी भी मजदूर या किसी भी प्रवासी मजदूर के ऊपर शोषण होगा तो हम उसके लिए खड़े हो जाएंगे, हम उसके लिए लड़ेंगे। यहाँ तक नहीं, धन्यवाद आपको भी याद होगा सोनम मर्डर केस हो गया था, सोनम नेगी जी जी, ब्लॉक के अंदर, टू ब्लॉक वहां में पर भी हमने जाके कुआरी में नेशनल हाईवे जाम किया था। जी यहाँ सर, हो गया था आपका निचार डेरसूरा के ऊपर बारों के अंदर, वहां पर भी हमने आवाज उठाई, आप भी शायद थे उस टाइम। तो हम जी हर सर, चीज जहां पर भी हमें लगता है कि शोषण हो रहा है हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, और जो सरकार की जो गंदी नीतियां हैं इसके खिलाफ तो अपने आप को लामबंद करेंगे। जो मजदूरों के ऊपर जो कानून जो थोप रहा है, 44 कानून खत्म करके जो 4 लेबर कोड जो हमारे लिए बना रहा है, उसके लिए तो हम पूरा लामबंद होने के लिए तैयार है, और इसमें होंगे। हमने लड़ाई मनरेगा को लेकर के, मिड डे मील, आंगनवाड़ी, सब चीजों को हमने छेड़ रखा है। तो ये जो कोविड के वजह से हम थोड़ा बैकफुट पे है, इसमें हम कोई ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, सरकार को घेर नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा हम बैकफुट पे, और होना भी चाहिए। मैं भी एक संदेश देना चाहता हूँ, कोविड का सेकंड स्टेज आया है, हर आदमी को थोड़ा अपना वो रखे, सोशल जो भी ध्यान डिस्टेंस है रखाई जो पालन है उसको रखे, अच्छा तरीके से चले। इस बीमारी को हमने हराना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जी जी सर, धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों का कोरोना से आप लोग सुरक्षित रहे, और मुझे उम्मीद है मजदूरों के लिए बेहतर काम करेंगे। सभी का धन्यवाद। नमस्कार सर, शुभ रात्रि। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। आपका बहुत बहुत। जी हमारे साथ जुड़े थे आज के जो हमारे पैनल में जो अतिथि थे, जेडी चौहान जी, सचिव विधानसभा शिमला आम आदमी पार्टी, और जीवन जी जो अध्यक्ष वर्कर यूनियन करछा मांगतुक बासपा सीटू के, और श्री वीरू श्रेष्ठता जी अध्यक्ष मूल प्रभा अखिल भारतीय नेपाली एकता समाज के भावानगर के, और श्री हरविंदर सिंह अध्यक्ष जो है उड़ान समाज किन्नौर, और श्री ठाकुर सिंह नेगी जी जो जुड़ नहीं पाए, दिक्कत आई, और हमारे लेबर ऑफिसर रामपुर से जुड़ने वाले थे PS वर्मा जी लेबर ऑफिसर, तो वो तकनीकी कारण से जुड़ नहीं पाए। हम कोशिश करेंगे भविष्य में कभी वो आ जाए। तो चलिए ये लेबर दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई, और साथ में आज किन्नौर दिवस भी है। किन्नौर दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई। आप लोग यूं ही जो है खिलते रहे, मुस्कुराते रहे, और मजदूरों को जो है थोड़ा ध्यान रखें। चलिए मिलते हैं हम अभी आज 7 बजे ठीक किन्नौरी संध्या में। हमारे आज के जो है जो अतिथि रहेंगे वो मेडिकल से होंगे, जिला मुख्यालय चिकित्सा अधिकारी श्री सोनम नेगी जी, उनसे जानेंगे कोरोना काल में अगर कोई दिक्कत आती है ऑक्सीजन की, तो क्या क्या जो है सरकार और प्रशासन और मेडिकल व्यवस्था ने किया है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किन्नौर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम भगत नेगी किन्नौर से छोटी सी रचना आप लोगों के समक्ष आज लेकर आया हूँ। मैं मजदूर हूँ। हाँ, मजदूर दिवस पर आप सबको सबसे पहले हार्दिक बधाई। ये रचना अच्छी लगे तो जरूर प्रतिक्रिया करें। मजदूरी से पेट पलता, मेरा रोज घर चलता, मैं ना कभी कमाऊं तो मेरा घर भूखा मरता, सुबह उठकर चाय रोटी सिर्फ खाता। हाँ, मजदूरी से पेट पलता, मेरा रोज घर चलता, मैं ना कभी कमाऊं तो मेरा घर भूखा मरता, सुबह उठकर चाय रोटी सिर्फ खाता। मजदूरी मिले जब तब पेट भरकर खाता। हाँ, जब मजदूरी मिले जब पेट भरकर तब खाता, लोगों का वजन उठाकर उनके घरों को रोशन करता। हाँ, लोगों का वजन उठाकर उनके घरों को रोशन करता। कोई मजदूरी ठीक देते, कोई मजदूरी काट देते। हाँ, कोई मजदूरी ठीक देते, कोई मजदूरी काट देते, फिर भी रोज सवेरा मजदूरी की खोज में जाता। हाँ, फिर भी रोज सवेरा मजदूरी की खोज में जाता। हमें मजदूर हूँ दुनिया का
दुनिया को चलाता हूँ, शीश महल भी मैं बनाता हूँ और राजमहल भी। हाँ मैं मजदूर हूँ, दुनिया को मैं चलाता हूँ, शीश महल भी मैं बनाता और राजमहल भी। पूरी दुनिया मुझसे चले ये ना कोई समझे, हाँ पूरी दुनिया मुझसे चले ये ना कोई समझे, बस मैं मजदूर हूँ, भूखा बिलखता इस संसार का मजदूर हूँ। हाँ भूखा बिलखता इस संसार का मैं मजदूर हूँ। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें।